नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जो स्टैटिक जीके क्लास स्टार्ट की उसी कंटिन्यू करते हुए आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो अपना जो हेडिंग चल रहा था वो था भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, और इस प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंतर्गत अपन इसमें 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। उनमें से महत्वपूर्ण जितने भी तीन अपलोड हो चुकी हैं आपकी वीडियोज़, उसके अंतर्गत आज की चौथी वीडियो है, उसमें अपन महात्मा गांधी और एक बड़े ही महत्वपूर्ण नेता जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आपने वो प्रमुख व्यक्तित्व वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिर उनको देखना, वो आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित रहेगा आपकी सफलता को 4 चांद लगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। ये जो टॉपिक रहेगा अपना, उस टॉपिक के अंतर्गत 2 नेताओं को अपन कंप्लीट करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, इनके उपनाम से संबंधित एक वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उस वाली वीडियो में सिर्फ उपनाम बता रखा है व्यक्तित्व के। तो आज टॉपिक में अपन स्टार्ट करते हैं पहले महात्मा गांधी के जीवन के परिचय से। इनके जीवन परिचय, इनके आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आता है महात्मा गांधी का जीवन परिचय से जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान है गुजरात में, स्थान है पोरबंदर। तो गुजरात के पोरबंदर शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। तो पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। पिता का नाम मोहनदास, इनका पूरा नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा है। और पिता का नाम जो है वो करमचंद गांधी है। माता का नाम पुतलीबाई, जो एक धार्मिक महिला थी, जिनसे ही महात्मा गांधी को जो है वो धार्मिक आध्यात्मिक बातें ग्रहण की गई है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। ये जब 13 साल की थे तो इनकी शादी, जब महात्मा गांधी 13 साल के आयु में थे तब इनकी शादी कर दी गई थी कस्तूरबा गांधी से। तो कस्तूरबा बाई या कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हुई। इनके 4 पुत्र हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। हरीलाल, इनके 4 पुत्र हैं, वो भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है। इनके नाम पूछे जाते हैं। हरीलाल, मणिलाल, रामदास। हरीलाल, यहाँ पे लाल के 2 आए हैं और 2 दास के आ जाएंगे। एक रामदास है तो एक आता है देवदास। तो इनके 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब इनके जीवन के स्टार्टिंग का परिचय। 5वां पॉइंट आता है 1888 में, जब ये 18 साल के होते हैं तब ये बैरिस्टर बनने के लिए, बैरिस्टर का अर्थ होता है वकील बनने के लिए। तो 1888 में बैरिस्टर यानी वकील बनने के लिए ये पहुँचे साउथ पेंटन स्थान पर। और साउथ पेंटन जो स्थान है कहाँ पर आता है, इंग्लैंड में। तो साउथ पेंटन इंग्लैंड गए, क्या बनने के लिए, वकील बनने के लिए गई। वकील बनने के लिए साउथ पेंटन इंग्लैंड में गए, वकील बन करके भारत लौटे। और जब भारत लौटते हैं तो इन्होंने 2 कोर्ट में काम किया। एक जो कोर्ट है वो है, कोर्ट में कहाँ काम किया था, तो एक तो कोर्ट आता है इनका राजकोट नामक स्थान पर। तो पहला कोर्ट इनका आता है राजकोट में, इन्होंने कार्य किया। और फिर इन्होंने बम्बई वाले कोर्ट में काम किया। तो राजकोट में काम किया और फिर कार्य किया बम्बई वाले हाई कोर्ट में, या कोर्ट में उनके द्वारा काम किया गया। लेकिन इनको अधिक यहाँ पर कार्य मिला नहीं। एक कार्य मिला इनको दक्षिणी अफ्रीका का, और वो शॉर्ट में लिखता हूँ साउथ अफ्रीका, SA यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मिला। 1893 का ये काम था इनको। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए गांधी, वहाँ पर एक केस था, उस केस का नाम था फारसी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। इस केस के सिलसिले में महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो ध्यान से आप पॉइंट को समझिएगा। फारसी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले
सिलसिले में महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए? साउथ अफ्रीका। 1893 में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग इनके जीवन का परिचय दोबारा से देखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या आता है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इनका नाम है और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम है। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम है। इनके पिता का नाम जो है वो करमचंद गांधी है, माता का नाम पुतलीबाई। 13 वर्ष का इनकी शादी जो है वो कस्तूरबा बाई से होती है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पुत्र हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 1888 में 18 साल की आयु थी तो वे बैरिस्टर वकील बनने के लिए साउथ पेंटन इंग्लैंड गए। वहां से बनकर जब वापस लौटते हैं तो 2 कोर्ट में काम किया, एक राजकोट के, एक बम्बई की कोर्ट में काम किया। फिर उनको केस मिला 1893 में साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका केस का नाम था फारसी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस का। सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में तो वहीं पर इनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन का नाम है साउथ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तो हेडिंग अपन डाल देते हैं दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। क्यों किया गया था दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, वो आपको आगे पॉइंट समझाता हूं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है, जो आंदोलन किया जाता है उसे सत्याग्रह कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा गांधी का पहला सत्याग्रह या आंदोलन कहां पर हुआ था? आंसर क्या जाएगा आपका? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1893 से आंदोलन स्टार्ट होगा। हुआ क्या था, रीजन क्या था वो आप समझिएगा। एक स्थान पड़ता है डरबन। ये डरबन शहर से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। और जाने का जो रास्ता हुआ करता था वो सिर्फ एक ही था, और वो जो रास्ता था वो था रेल में बैठ करके। तो रेल में प्रथम श्रेणी का टिकट होता है इनके पास, और रेल में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे। और बीच में एक स्टेशन आ गया, उस स्टेशन का नाम होता है मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। 1893 में महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी इन्हें धक्का मार करके नीचे उतार दिया गया। इसे कहा जाता है मैरिट्सबर्ग की घटना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन कहां पर किया है? तो आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में किया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है वहां क्यों किया, उसका रीजन क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया गया था? तो उसका रीजन है जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें अंग्रेजों के द्वारा धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया, इन्हें अपमानित किया गया। इसे कहते हैं मैरिट्सबर्ग की घटना। क्यों उतारा गया था? तो उसके कारण क्या थे उतारने के? तो रीजन जो है इसके उतारने के, पहला रीजन है रंग भेद नीति। इस रंग भेद नीति का अर्थ क्या होता है कि वहां पर अंग्रेज जो थे उन्होंने अधिकार कर रखा था। रंग भेद नीति, अंग्रेजों का दक्षिण अफ्रीका पर अधिकार था। रंग भेद नीति को ही कहते हैं गोरा व काला नीति, काला गोरा नीति। अंग्रेज खुद को तो गोरे मानते थे और अंग्रेजों के अलावा चाहे दक्षिण अफ्रीका का हो चाहे भारत का हो कोई भी हो वह कैसा कहलाएगा? काला कहलाएगा। इसे काला या गोरा नीति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत या अश्वेत की नीति, तो इसे ही श्वेत या अश्वेत की नीति के नाम से भी कहा जाता है। रंग भेद नीति, गोरा काला नीति, श्वेत अश्वेत नीति, ये रीजन थे वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जिस कारण से महात्मा गांधी को यहाँ पर अपमानजनक इन करते हुए यहाँ पर धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। इस कारण महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रथम सत्याग्रह, प्रथम आंदोलन करना प्रारंभ किया। जब इनका आंदोलन प्रारंभ होता है तब इन्होंने वहां दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों को इकट्ठा किया, यानी काले या जो अंग्रेज नहीं है उन सबको, अंग्रेजों को छोड़कर सभी लोगों को इकट्ठा किया और सार्वजनिक रूप से इन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया। इनके जब भाषण प्रारंभ होते हैं तो वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठे होने लग गई। तो सबसे पहले गांधी के द्वारा 1893 में उन लोगों को एक नाम दे दिया गया, जो भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, जो अश्वेत लोग थे उनको नाम दिया इन्होंने नटाल कांग्रेस। गांधी के द्वारा 1893 में वहां नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने किसकी स्थापना की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1894 में इनके एक मित्र थे जिनका नाम था कालेन बाख, जो जर्मनी के मित्र थे, उनकी सहायता से इसने एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम था टोल्स्टॉय आश्रम। 1894 में महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। किसकी सहायता से की थी? तो इनके जर्मनी के एक मित्र थे कालेन बाख, उसकी सहायता से टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की जर्मनी के मित्र कालेन बाख की सहायता से।
कालीन बाग की सहायता से। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया, यानी सत्याग्रह यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, इन्होंने यहाँ पर रहते हुए फिर एक दो यहाँ पर इन्होंने समाचार पत्रिका निकाली। सबसे पहले इन्होंने एक समाचार पत्रिका निकाली जिसका नाम आता है 1903 में निकाली थी, द इंडियन ओपिनियन। तो 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा एक समाचार पत्रिका का संपादन किया गया, द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका निकाली। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक और आश्रम बनाया, वो आश्रम बना 1906 में। वो आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। सबसे ज़्यादा पेपर पूछे जाने वाला आश्रम है ये। फिनिक्स आश्रम कहाँ पर स्थित है, या फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी के द्वारा कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी। इस प्रकार से दो आश्रम बनाए, एक टोल्स्टॉय आश्रम और एक फिनिक्स आश्रम। भारत में एक आश्रम बनाएंगे, उस आश्रम का नाम क्या आएगा, साबरमती आश्रम। तो स्टार्टिंग का पॉइंट है इनका 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे। किस केस के सिलसिले में पहुंचे थे, फारसी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में वहां पर पहुंचे। और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय यहाँ पर रंग भेद नीति कर रहे थे अंग्रेज। इस कारण से इनको प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी धक्के मारकर मैरिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया। इस कारण से महात्मा गांधी ने यहाँ पर अश्वेत लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें नटाल कांग्रेस नाम दिया, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक। तो उसके बाद क्या हुआ, 1906 में महात्मा गांधी 1906 से लेकर के 1909 तक गांधी जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका से गांधी कहाँ पहुंच गए, इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में जाकर के वहां पर इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा। उस केस का नाम था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो 1906 से लेकर 1909 तक गांधी कहाँ पर रहे, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में इन्होंने एक कोर्ट में केस जीता था, उसका नाम था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके विरोध में इन्होंने अर्जी लगाई थी और बाद में गांधी यहाँ से जीत करके वापिस आए। जब ये जीत गए, गांधी यहां पर इस केस को जीते, तो वापिस इंग्लैंड से कहां पर आए, साउथ अफ्रीका। तो 1909 में गांधी वापिस आए, कहां से आए, इंग्लैंड से लेकर के साउथ अफ्रीका। दोबारा से वापिस जब आते हैं तो दोबारा से अपने वापिस आंदोलन करके आंदोलन को निरंतर किया और फिर 1915 में गांधी यहां पर जीतते हैं। पहला पॉइंट आया 1893 से लेकर के और 1906 तक गांधी कहां पर रुके थे, तो साउथ अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आया 1906 से लेकर के 1909 तक गांधी कहां पर थे, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में थे। वहां पर एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में अर्जी लगाते हैं और जीत कर वापिस आते हैं। और फिर 1909 से लेकर के 1915 तक महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन चलाया। और यहां पर जब आंदोलन चला तो अंग्रेजों को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और फिर से इन्होंने यहां पर जीत प्राप्त की। यहां पर महात्मा गांधी जीत जाते हैं। देखिएगा, जब इंग्लैंड से वापिस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो यहां पर नाव में बैठे बैठे बीच में उन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी। उस पुस्तक का नाम आता है हिंद स्वराज्य। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है हिंद स्वराज्य पुस्तक के रचयिता कौन है और हिंद स्वराज्य की पुस्तक कहां लिखी गई थी। तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिख दी थी, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिख दी। तो जहां दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन के लोगों का, अंग्रेजों का अधिकार होता था, वहां जो रंग भेद नीति क्या करते थे, उनके विरोध में महात्मा गांधी जो है यहाँ पर जाते हैं, जीतते हैं। और जीत करके जब वहां पर वापिस आते हैं भारत में तो इनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है, क्योंकि भारत का डंका बजाने वाले थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में वहां पर अंग्रेजों को घुटने टेक दिए थे। इस रीजन से ये जब वापिस भारत में लौटते हैं तो एक दिवस भारत में, ये किस तारीख को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 गांधी भारत में लौटते हैं। इसलिए 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है और वो दिवस कौन सा होता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी का दोस्तों ये होता है जो विदेश से लौट करके वापिस आते हैं, उन्हें प्रवासी दिवस, प्रवासी कहा जाता है। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, गांधी की याद में मनाया जाता है। यानी कि महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे थे इस रीजन से। तो ये आपके बच्चा कुछ पॉइंट्स थे। जब भारत लौटे तो उस समय इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में आया। पीछे वाली वीडियो जो गोपाल कृष्ण गोखले की थी उसमें मैंने आपको उनके जीवन परिचय और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताए थे। तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन आते हैं, तो गांधी के राजनीतिक
गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आंसर होगा महादेव गोविंद सिंह रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु आते हैं महादेव गोविंद सिंह रानाडे, और गांधी के राजनीतिक गुरु कौन आते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि आपको पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए। इनके कहने पर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करना प्रारंभ किया, और जब भ्रमण करना प्रारंभ करते हैं तो छोटे से छोटे मुद्दे को इन्होंने पूरा वैश्विक स्तर बनाने का प्रयास किया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी है, नोट डाल के अपन उसको लिख लेते हैं। जब गांधी भारत में लौटते हैं तो एक विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। वो कौन सा विश्व युद्ध था? प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय। विश्व युद्ध जो है मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हो रहा था, जिसमें से अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों को बंदी बना रखा था, और वो ये चाहते थे कि भारत के लोग जो है वो अंग्रेजों की सहायता करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय महात्मा गांधी भारतीयों को ये कहते हैं, उस समय गांधी भारतीयों को कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। गांधी भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहते हैं, भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहते हैं। सहायता करने के लिए कहते हैं। इस कारण से भारतीयों ने गांधी को एक उपाधि प्रदान की, उसका उपाधि का नाम है भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो गांधी को क्या कहा था इन्होंने? भर्ती करने वाला सार्जेंट। किसने कहा? भारतीयों ने। भारतीयों ने कहा कि आप तो भर्ती करने वाले सार्जेंट हो, और अंग्रेज भी इनसे खुश होते हैं महात्मा गांधी से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तुम भारतीयों अंग्रेजों की सहायता करो। इस कारण से गांधी को अंग्रेजों ने भी उपाधि प्रदान की थी। गांधी को अंग्रेजों ने उपाधि प्रदान की। इसी समय अंग्रेजों ने उपाधि प्रदान की, और वो उपाधि है केसर ए हिंद। अब ध्यान दीजिएगा, केसर ए हिंद एकमात्र भारतीय है जिसको उपाधि प्रदान की गई थी। वैसे केवल 2 लोगों को मिली है, एक तो केसर ए हिंद किसको मिली? महात्मा गांधी को, और एक विक्टोरिया को मिली थी। तो केस महारानी विक्टोरिया को मिली। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी इनको? अंग्रेजों ने दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। सिर्फ किस रीजन से? कि आप लोग किसकी सहायता करो? अंग्रेजों की सहायता करो। उसके बाद महात्मा गांधी जो है, यहाँ पर गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला पॉइंट है, गांधी ने 25 मई 1915 को 25 मई 1915 को गुजरात में साबरमती नदी है, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में जो भारत का टेक्सटाइल उद्योग कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये हो गया, साबरमती की आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां पर की थी? साबरमती नदी किनारे की थी, इसलिए कहा जाता है साबरमती के पूत तूने कर दिया कमाल। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स इनके जीवन परिचय से लेकर के थे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को लेकर के। तो गांधी के भारत में प्रमुख आंदोलन जो है वो कौन कौन से थे, इनसे रिलेटेड पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। गांधी के प्रथम जो आंदोलन है वो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था भारत में, चंपारण आंदोलन। चंपारण स्थान कहां पड़ता है? तो चंपारण स्थान पड़ता है बिहार में। बिहार में यहाँ पर जो किसान वर्ग थे वो किसानों से, जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर खेती करवाते थे। किसानों से अंग्रेज खेती करवाते थे, और किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। ये नील की खेती जो है ये 1/10 1/3 भाग पर करनी अनिवार्य थी। 1/3 भाग पर करनी अनिवार्य थी, और कितने वर्षों से चली आ रही थी? तो क्या लेते देखेंगे कितने भाग पर करनी होती थी? 1/3 भाग पर करनी होती थी। इसलिए इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। नील की खेती को ही क्या कहते हैं? फिर यहाँ पर 3 कठिया पद्धति। क्वेश्चन पूछता है 3 कठिया पद्धति गांधी के किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित है। यह जो नील की खेती है ना, ये कितने वर्षों से चली आ रही थी? तो यह नील की खेती लगभग 100 वर्षों से चली आ रही थी। 100 वर्षों से चली आ रही थी। यहाँ इसका विरोध क्यों हुआ? यह विरोध इसलिए हुआ था, चली आ रही थी
तो नील की खेती 100 वर्षों से चली आ रही थी। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, अब नील की खेती का विरोध क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये आता है क्योंकि यहाँ पर मान लो किसी के पास, किसान के पास ये जमीन है, 2 बीघा जमीन है और इस 2 बीघा जमीन में से है ना 1/3 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य है। हर किसान को अपने 1/3 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। और 2 वर्ष बाद ये जमीन जो होती थी ना वो उजाड़ हो जाती थी। 2 वर्ष बाद जमीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, यह बंजर हो जाती थी जमीन। इस कारण से फिर 1/3 भाग समाप्त हो गया। फिर कहते थे कि आपके 1/3 भाग पर फिर से खेती करो। 2 वर्ष बाद ये नील खेती, जब नील की जड़ लंबी होती इस वजह से फिर 1/3 पर, फिर 1/3 पर। इस प्रकार से एक किसान की पूरी जमीन जो थी वो खराब हो गई थी, बंजर हो गई थी। उनके ऊपर लगान और बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ चंपारण में एक स्थानीय नेता थे जो इस सब का विरोध कर रहे थे। उस स्थानीय नेता का नाम आता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जो है फिर चंपारण के आंदोलन में पहुंचे। ये चंपारण, क्वेश्चन पूछेगा किसके कहने पर गांधी या किसके आग्रह पर गांधी जो है वह चंपारण पहुंचे थे, रामचंद्र शुक्ला के आग्रह पर पहुंचे थे। गांधी पहुंचते हैं, आंदोलन प्रारंभ करते हैं और अंग्रेजों के सामने यहाँ पर घुटने टेक दिए और कहा कि आज से नील की खेती करवाना बंद है। तो गांधी इसमें गए और चंपारण में गया। गांधी का प्रथम आंदोलन था, सफल आंदोलन था, बड़ा भी आंदोलन था, 100 वर्षों से चला आ रहा था भाई, तो इसलिए बड़ा भी आंदोलन ये इसको कहा जा सकता है। सफल भी आंदोलन ये था। गांधी गए, जीत करके आए और जब गांधी जीत गए तो उस समय गांधी जब इस आंदोलन को जीत जाते हैं तो उस समय जीते तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जीते तो गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि प्रदान कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी है जहां से भारत का राष्ट्रीय गान लिया गया है, बच्चा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को कहा महात्मा। इन्होंने क्या कहा इनको, महात्मा। तो इनके नाम के आगे शब्द क्या लगने लग गया, महात्मा गांधी। और गांधी भी रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि प्रदान करते हैं और उपाधि आती है गुरुदेव। और महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहकर संबोधित किसको किया था, रविंद्रनाथ टैगोर को किया था। इस वजह से आपके 2 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने वाले हैं। महात्मा की उपाधि टैगोर को किसने दी, गांधी ने किसको दी, गांधी को महात्मा की उपाधि कौन देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी क्या उपाधि देते हैं, तो गुरुदेव कहकर यहाँ पे इनको संबोधित करते हैं। और ये जो है किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, चंपारण किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था चंपारण किसान आंदोलन का। किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसानों से अंग्रेज कौन सी खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। 3 कट्ठा पद्धति इसको कहते हैं, 100 वर्षों से चली आ रही थी। रामचंद्र शुक्ला के कहने पर पहुंचे थे, विरोध हुआ, जीत गए। जीतने के बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर इनके महात्मा कहते हैं और गांधी इनके क्या कहते हैं, गुरुदेव कहकर के संबोधित करते हैं। उसके बाद दूसरा जो गांधी का आंदोलन है वो है खेड़ा का आंदोलन। देखो पेपर में इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार से क्रम दे देगा, पहले और कोई दे देगा फिर कोई सा दे देगा, इसलिए क्रम से आपको याद रखना है। खेड़ा स्थान पड़ता है गुजरात में, चंपारण पड़ता था बिहार में। तो खेड़ा जो है ये यहाँ पर आंदोलन किया 1918 में। यहाँ पर किसान जो थे ना उनके ऊपर लगान बढ़ा दी गई थी। तो किसानों के ऊपर जबरदस्ती कर में वृद्धि कर दी गई थी। किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जबरन लगान वृद्धि कर दी गई थी। इस कारण से यहाँ पर किसान जो थे आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी यहाँ पहुंचे और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, कर मत दो, कर मत दो। वैसे यदि आपसे पूछे कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कर मत दो आंदोलन के नाम से इसे फिर जाना जाता है। तीसरा आंदोलन आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। महात्मा गांधी का अगला आंदोलन है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद स्थान भी गुजरात में ही है। ये भी कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन में क्या सीन है, यहाँ पर अहमदाबाद की एक कंपनी है, मिल यानी कंपनी। यहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है उस मालिक का नाम है पंडित अंबालाल साराभाई।
तो पंडित अंबालाल साराभाई ये कौन है, कंपनी का मालिक है। इस पंडित अंबालाल साराभाई के द्वारा क्या किया गया, पंडित अंबालाल साराभाई के द्वारा उस समय 1918 में प्लेग रोग फैल रहा था। क्या फैल रहा था, प्लेग रोग फैल रहा था। तो इसने मजदूरों को ये कहा कि प्लेग रोग बेशक से फैल रहा हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोनस दे दूंगा और तुम बोनस प्राप्त करके मेरे यहाँ पर काम करते रहो। तो बोनस मिला, बोनस यहाँ कारीगर काम भी करते रहे, लेकिन जब वो कार्य कर रहे थे तो उसी समय कुछ समय बाद प्लेग रोग समाप्त हो गया। और प्लेग रोग जब समाप्त हो जाता है तो इस अंबालाल साराभाई ने उन मजदूरों के हितों को जो बोनस दिया जाता था वो समाप्त कर दिया। तो ये गांधी, तो यहाँ पर जो है मजदूरों के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, भूख हड़ताल की जाती है। मजदूर वर्ग भूख हड़ताल करने लग जाते हैं, मजदूर भूख हड़ताल करने लग जाते हैं। जब ये बात जो है गांधी के पास पहुंचती है तो गांधी यहाँ पहुंचते हैं और गांधी भी यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की गई थी, तो गांधी के द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन में की गई थी। सर्वप्रथम भूख हड़ताल की गई। जब ये भूख हड़ताल हुई बहुत सारे लोग गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर भूख हड़ताल करने बैठ जाते हैं, कंपनी का काम ठप हो जाता है। तब महात्मा गांधी और अंबालाल साराभाई के बीच में एक समझौता होता है और अंबालाल साराभाई जो है मजदूरों को एक बोनस देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कितना परसेंट बोनस देने को तैयार हो गया, 35% बोनस देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस वजह से गांधी और अंबालाल साराभाई के समझौते के बाद मजदूरों ने भूख हड़ताल क्या कर दी, बंद कर दी और इन्हें 35% बोनस यहां पर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछेगा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया, तो वो भी आपका आंसर यही आएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन में दिया। तो स्टार्टिंग के छोटे छोटे आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर किए गए। पहला चंपारण का, दूसरा खेड़ा का और तीसरा कौन सा आता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। पहला 1917 में, 1918 में आंदोलन हुए हैं। उसके बाद अगले जो आंदोलन आता है महात्मा गांधी का वो आता है खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन क्या आंदोलन, उसको समझिएगा फिर समझ में आएगा। हुआ क्या, खिलाफत आंदोलन, ये खलीफा का पद होता था। दिल्ली सल्तनत टॉपिक यदि आपने पढ़ा होगा तो एक वंश आता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। ये कुछ वंश हुआ करते थे जिन पे लगभग मुसलमानों का, तुर्कों का, ये तुर्की मुसलमान हुआ करते थे, अरबी मुसलमान हुआ करते थे। इन लोगों का भारत पर शासन हुआ करता था। तो ये जब मुसलमान जो थे, इन मुसलमानों में से एक सबसे बड़ा पद हुआ करता, जैसे इनका धर्म होता है इस्लाम धर्म, इस इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा एक पद माना गया था, उस पद का नाम था खलीफा। अब उस टॉपिक को पूरा ही बता देता हूं आपको मैं। हजरत मोहम्मद साहब नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा एक धर्म की स्थापना कर दी गई। उस धर्म का नाम आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। अब ये इस्लाम धर्म की स्थापना कर देते हैं, स्वयं को फिर पैगंबर घोषित करते हैं। दूसरा बात क्या थी कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु के बाद कहा कि मेरे बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति मेरे बाद पद को संभालेगा ना वो खलीफा होगा। तो यहाँ पर खलीफा का बड़ा पद आ गया, यानी कि जितने मुसलमान धर्म थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उन्होंने खलीफा को एक बड़ा अधिकारी मानना प्रारंभ कर दिया। अब हुआ क्या, जब टर्की नामक स्थान पर खलीफा कहां बैठता है, टर्की है, जिसको आज तुर्की कहते हैं। टर्की का सबसे बड़ा जो धर्म गुरु था, यानी कि इस्लाम धर्म का टर्की का सबसे बड़ा धर्म गुरु था, उसका नाम था खलीफा। अंग्रेजों ने टर्की पर ऊपर आक्रमण किया और कहा कि आज से खलीफा का पद समाप्त किया जाता है, आप हमारे ऊपर नहीं, आप खलीफा हमारे नीचे रह करके काम करेगा। इस वजह से मुसलमान लोगों के द्वारा, मुस्लिम देशों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया था। और भारत में भी एक आंदोलन चला, उसी आंदोलन का नाम क्या आता है, खिलाफत आंदोलन। भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये होगा, तो मुसलमानों के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये क्यों चलाया गया था वो अभी आपको बताया भी है, फिर से समझा देता हूं। मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन को क्यों चलाया गया, तो चलाने का रीजन था टर्की के धर्म गुरु खलीफा का अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। टर्की के धर्म गुरु खलीफा का अपमान करने के कारण, खलीफा का अपमान करने के कारण यहाँ पर भारत में आंदोलन चला। अब भारत में आंदोलन कौन चला रहा था, भारत में आंदोलन चलाने वाले
भारत में आंदोलन चलाने वाले दो बंधु थे, जो है अली बंधु। ध्यान दीजिएगा, बर्टन बंधु, अली बंधु, चापेकर बंधु, ये 3 अपने पेपर में पूछे जाते हैं। अली बंधु थे, एक का नाम है शौकत अली और एक का नाम है मोहम्मद अली। इन दोनों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था टर्की के धर्मगुरु खलीफा का अपमान किए जाने के कारण। ये दोनों महात्मा गांधी से मिलते हैं और इन्होंने खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया? महात्मा गांधी को बनाया। जब महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, यानी इसके अध्यक्ष बने, और तब भारत जो हिंदू वर्ग जो थे वो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं आगामी आने वाले हजारों वर्षों में भी ऐसी हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं दिखाई देगी यदि इस खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के युद्ध करे तो, या इस युद्ध में भाग ले तो। लेकिन यहाँ पर ये आंदोलन कंटिन्यू हो ही नहीं रहा था, मतलब पूरा हुआ ही नहीं था कि उससे पहले एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मिस्टर रोलेट। ये मिस्टर रोलेट एक कानून लेकर के आ जाता है, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इसी रोलेट एक्ट का एक दूसरा नाम क्या आता है जी? काला कानून। तो रोलेट एक्ट या काला कानून लेकर के आ गए कौन? मिस्टर रोलेट लेकर के आ गया। और इस मिस्टर रोलेट कब लेकर के आया था? 1919 में। इसमें यह था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ो और उसको जेल में डाल दो। तो शक के आधार पर गिरफ्तारी करने की यहां पर बात कर दी गई। शक के आधार पर जेल में डालो, जिसमें ना तो अपील होगी, ना दलील होगी और ना ही वकील। न अपील, न दलील और ना ही वकील होगा। यानी कि आज यदि हमें कोर्ट में पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो वहां पर सीधा कोर्ट में हमको पेश किया जाएगा। वहां पर वकील जो होगा वो हमारी अपील लेकर के आएगा, दलीलें देगा हमें बचाने के लिए, और तो इस प्रकार से काम होते थे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो चुकी थी, यहां पर इन्होंने जो कानून बनाया था रोलेट एक्ट काला कानून, इसमें यह लिख दिया कि यहां पर ना तो अपील होगी, ना दलील होगी, ना ही वकील होगा। यानी कि किसी भी तरीके से क्या नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। शक के आधार पर यह किया गया था। दूसरा पॉइंट बच्चा यहां पर जो किया गया वो ये था कि एक साथ 2 से ज्यादा व्यक्ति ना तो उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते हैं। अगर घर में भी अगर दिख जाते हैं तो उनको उठाओ और पकड़ के सीधा उनको जेल में डाल दो। बच्चा ये काला कानून बड़ा ही प्रभाव रूप से फैल रहा था। तब महात्मा गांधी एक बात कहते हैं कि 6 अप्रैल 1919 से गांधी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 से पूरे देश में भूख हड़ताल की जाएगी। पूरे देश में भूख हड़ताल की जाएगी। किसके विरोध में गांधी ने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा किसके विरोध में कहा था बच्चा? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? रोलेट एक्ट के विरोध में ये कहा था। अब यहां तक का पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अब इसी रोलेट एक्ट के कारण एक कांड हो गया, और वो कांड कौन सा बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जी। ये क्या सीन है? तो बच्चा इसके बारे में और आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1919 को तो गांधी ने कहा कि रोलेट एक्ट के विरोध में हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पूरे देश में भूख हड़ताल चालू हो चुकी थी, देश में भूख हड़ताल हो चुकी थी। 13 अप्रैल 1919 को, इसी को बोलते हैं बच्चा पूर्णिमा का महीना था, और वो भी कौन सी पूर्णिमा? बैसाख की पूर्णिमा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाख पूर्णिमा के दिन एक बच्चा जलियांवाला बाग कहां पड़ता है? अमृतसर में। अमृतसर में एक बाग आता है, उस बाग का नाम आता है जलियांवाला बाग। यहां पर करतार सिंह के नेतृत्व में उस समय बच्चा लाला लाजपत राय एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं, क्रांतिकारी को, उसका नाम था करतार सिंह। करतार सिंह के नेतृत्व में यहां इस जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी लेक्चर देते हैं और साथ ही साथ यहां पर उनको गीत सुना करके मोहित करते हैं, जनता को मोहित करते हैं। तो यहां पर बहुत सारी जनता या भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो बेचारे निहत्थे लोग थे, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे, बच्चे भी थे। ये बहुत सारे लोग यहां पर क्या होता है? इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में करतार सिंह के नेतृत्व में। तो उस समय एक जनरल होता है, बड़ा अधिकारी था, उसका नाम था जनरल ओडायर।
तो जनरल ओडायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी रहता है। ये जनरल ओडायर नामक अंग्रेज अधिकारी जो था, ये करतार सिंह जो है, सॉरी ये तो एक था, और एक हंसराज नाम का एक गद्दार होता है जो हमें बताता है, जो जनरल ओडायर को जाकर क्या बताता है सुनिएगा। यहाँ पर एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी करतार सिंह के नेतृत्व में। ये भीड़ इकट्ठी क्यों हुई थी वो सुनिएगा। दो व्यक्तियों को जो स्थानीय नेता थे इस अमृतसर के, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था प्रोफेसर सैफुद्दीन कीचलू। प्रोफेसर सैफुद्दीन कीचलू, इन लोगों को दोनों को इसी रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इनकी रिहाई के लिए और साथ ही साथ इस काला कानून के विरोध करने के लिए करतार सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया था, रोलेट एक्ट का विरोध में ये एक छोटी सी यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया था। जब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए तो हंसराज नामक एक गद्दार था, उसने जाकर के जनरल ओडायर को बता दिया कि लगभग हजारों से भी ज्यादा लोग जो है अमृतसर वाले बाग में, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 को, बैसाख पूर्णिमा को, और वो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यपाल प्रोफेसर सैफुद्दीन कीचलू की रिहाई के लिए कर रहे हैं, और करतार सिंह जिसको आप पकड़ना चाहते हो क्रांतिकारी को, उसको भी वहां पर मौजूद है, आप चाहो तो उनको पकड़ सकते हो। बच्चा शहीद भगत सिंह जी के पिता माता वगैरह भी उसी समय वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुछ समय पहले वहां से निकल गए थे, नहीं तो शायद वो भी वहां पर वीरगति को प्राप्त हो सकते थे। करतार सिंह जी जो है बच्चा यहां से भागने का प्रयास करते हैं, बाद में पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं। जनरल ओडायर क्या करता है कि पूरे अमृतसर वाले बाग जो मेन जो गेट था, इस मेन गेट पे इसने तोप रखवा दी और अपने सैनिकों को यहां भेज दिया, और सैनिकों ने यहां पर अंधाधुंध क्या चलवा दी, गोलियां चलवाई। जब अंधाधुंध गोलियां चली तो यहां पर बहुत सारे लोग, नियत लोग थे, वो मारे गए, और बच्चा उस समय मारे जाते हैं तो जनरल ओडायर जो था यहां पर जीत जाता है, इन लोगों को यहां पर इसने मार दिया। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आया होगा। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बच्चा 2 कमेटी बनी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और मैं आपको पहले बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं वो अपना पूरा का पूरा लेकर चले। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब कुछ लेकर चलूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पेपर में रहने वाले हैं वो सब कुछ अपने आपको इसी वीडियो से मिले। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको बाहर से ना पढ़ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने यहां से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। जब आप विश्वास करके चल ही रहे हो तो फिर अपन इसमें अपनी कमी क्यों आने दे। बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 2 कमेटियां बनी थी। एक जो कमेटी बनती है उस कमेटी का तो नाम था, यहां पर जो व्यक्ति था, जैसे एक मदन मोहन मालवीय कमेटी बनी थी और एक अंग्रेजों की कमेटी बनी थी। मदन मोहन मालवीय जो कमेटी भारतीयों की कमेटी थी, यानी मैं कहना चाहता हूं कि एक तो भारतीयों के नेतृत्व में कमेटी बनी, जो मदन मोहन मालवीय कमेटी, जो मालवीय कमेटी नाम था इसका, जो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में बनी थी। तो 2 कमेटी बनी बेटा, एक तो कौन सी आ गई, भारतीयों के नेतृत्व में, अंग्रेजों के नेतृत्व में। अंग्रेजों के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, जिसके अध्यक्ष हंटर हुआ करते थे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिएगा, इस हंटर कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या 5 थी। कितने सदस्य थे जी? 5। इन 5 सदस्यों में से 2 तो अंग्रेज थे। 2 कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों में एक तो हंटर आ गया, दूसरे का अपने को लेना देना है नहीं, कई पेपर में नहीं आता, लेकिन 3 इसमें क्या थे? भारतीय थे। वो 3 भारतीयों के नाम पूछेगा अपने से, पेपर में क्वेश्चन पूछता है। पहला कौन था? तो एक व्यक्ति का नाम आता है चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। एक है जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरा है जी जगत नारायण, और तीसरा व्यक्ति का नाम आता है शहबाज अहमद। शहबाज अहमद। तो ये 3 जो थे ये कौन सी कमेटी से संबंधित आते हैं? हंटर कमेटी से संबंधित आते हैं। और हंटर कमेटी ने ये डिसीजन दिया, रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट में कहा ओडायर जो है ना, जनरल ओडायर, ये निर्दोष है। ये क्या है? निर्दोष है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई है। 379 लोगों की ही मृत्यु हुई है। बाकी उन लोगों ने, ये भी वो लोग हैं जब हम अपनी सेना लेकर के उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर गए थे। जनरल ओडायर कहता है कि जब वहां पर हम लोग संरक्षण देने के लिए, उन लोगों को वहां पर प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर गए थे, तब उन लोगों ने पहले से हथियार ला रखे थे, उन्होंने हम पर पथराव करना स्टार्ट किया। इस कारण से हमने क्या किया,
इस कारण से हमने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, इस कारण से हमने आक्रमण किया और सिर्फ उन लोगों को मारा जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया था। 379 लोगों की यहाँ पे इन्होंने क्या की, हत्या की। ऐसा हंटर कमेटी ने आदेश दिया, जबकि मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में बनी जो कमेटी थी, इन्होंने कहा हजारों से ज्यादा लोग मरे हैं और सारे के सारे जो है ये गलती जो है वो किसकी है, जनरल ओ डायर की है। यहाँ जनरल ओ डायर को इन्होंने दोषी करार दिया। क्या कहा कि जनरल ओ डायर क्या है, दोषी है। जनरल ओ डायर बच्चा क्या आता है यहाँ पर, दोषी आता है। ऐसा किसने कहा था, मालवीय कमेटी ने कहा था। लेकिन उसी समय जनरल ओ डायर जो था ये यहाँ से निकल करके लंदन चला जाता है और लंदन गया तो बच्चा उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहां पर एक क्रांतिकारी के परिवार वाले थे जो यहाँ पर शहीदी को प्राप्त हुए थे। उस क्रांतिकारी का नाम आता है उधम सिंह। उधम सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि जनरल ओ डायर तेरे छाती पर पैर रख करके फिर तुझे गोलियों से भूनूंगा। तो बच्चा ये उधम सिंह जो है ये जनरल ओ डायर की बच्चा 1940 में लंदन में जाकर के इसकी क्या करेंगे, हत्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे जी, मृत्यु करेंगे। जनरल ओ डायर की किसके द्वारा की गई थी, उधम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन पेपर में पूछता है वह एक व्यक्ति कौन है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, वह क्रांतिकारी कौन है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारों का बदला लिया, तो कौन आ जाएगा, उधम सिंह। कब मारेगा, 1940 में मारेंगे। कहां पर इनकी हत्या करेंगे, लंदन में हत्या करेंगे। इधर महात्मा गांधी ने जो 6 अप्रैल 1919 को भूख हड़ताल प्रारंभ की थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना तब उनके द्वारा इसी जो भूख हड़ताल की जा रही थी इसको क्या कर दिया गया, बाद में समाप्त कर दिया गया। अब की बार महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन चलाया है और उस आंदोलन का नाम आता है बच्चा असहयोग आंदोलन। गांधी के द्वारा एक नया आंदोलन चलाया गया और भाई साहब उस आंदोलन का नाम आता है असहयोग। असहयोग का अर्थ होता है हम अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करेंगे। यह है आपका असहयोग आंदोलन जो कब चला था, 1 अगस्त 1920 को चला था। यह असहयोग आंदोलन को पहले कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लाया गया और बच्चा इसको पारित किया और पारित किया गया तो किसके द्वारा किया गया था, विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में यह पारित हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, इनकी अध्यक्षता में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पारित हुआ। बच्चा इस असहयोग आंदोलन के तहत 2 कार्य हुए। एक तो कार्य हुआ हिंसात्मक कार्य, ध्यान से देखिएगा, एक कार्य हुआ हिंसात्मक कार्य लिख देता हूं पॉइंट डाल करके, और दूसरा जो कार्य हुआ था वो हुआ था रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जितने भी भारतीय लोग हैं जो अंग्रेजों के यहाँ पर नौकरी करते हैं, चाहे किसी बड़े बड़े पद का अधिकारी पर हो, उन सबको यहां पर इस्तीफा दे दिया जाए। वो सब अपना अपना क्या दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो सब लोग जो सरकारी नौकरी में थे वो इस्तीफा दे देते हैं। जो जो किसी भी तरीके से अंग्रेजों के यहां पर नौकरी कर रहे थे सबने अंग्रेजों के यहां पर नौकरी करनी छोड़ दी। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, समाचार पत्र जो थे वो लेने छोड़ दिए और कहा कि किसी भी तरीके से हम लोग अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे अंग्रेजों का और उनका पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। उनको ना तो कच्चा माल बेचेंगे और ना ही उनसे किसी भी तरीके का सामान हम खरीदेंगे। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को पूरे भारत में चलने लगा और भगत सिंह वगैरह जितने भी क्रांतिकारी नेता थे ये इसमें जुड़े, लालाजी भी इसमें जुड़े। सबने मिलकर के यहां पर एक प्लानिंग की, बोले कि जितने भी विदेशी वस्तुएं आप लोगों ने अभी तक खरीदी है उन सभी को पूरे मोहल्ले में इकट्ठे करो और इकट्ठे करके और फिर तुम लोग क्या करो, उसको आग के हवाले कर दो। पूरे भारत में काम बड़े जोर शोर से हो रहा था, रचनात्मक कार्य था। विदेशी कंपनियां यहां से भागना प्रारंभ कर देती है। जब बच्चा अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने यहां पर केसर हिंद की वापस जो उपाधि थी वापस लौटा दी। सर शंकर नारायण ने सर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर, जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। इस प्रकार से बच्चा नाइट की उपाधि जो थी यह भी वापस लौटा दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इस प्रकार से यहां पर सारी उपाधियां उनको वापस दे देते हैं और कोई भी लोग उनके किसी तरीके से सहयोग नहीं करता है। 1920 से लेकर के 1922 तक यह आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से चल रहा था। किसी तरीके से कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, हिंसात्मक कार्य हुआ किस तारीख को, 5 फरवरी 1922 को।
5 फरवरी 1922 को एक हिंसात्मक कार्य हुआ और इसको बोलते हैं चोरा चोरी कांड। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। थोड़ा सा फास्ट बच्चा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक में ये वीडियो फिर ज्यादा बड़ी बन जाएगी और मेरा ऐसा लग रहा है कि इसको पूरा इसी एक वीडियो में करूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चोरा चोरी कांड बच्चा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बच्चा एक पुलिस स्टेशन था जिसका नाम था चोरा चोरी पुलिस स्टेशन। यहां पर 22 पुलिस वाले जो थे वो जनता के साथ क्या कर रहे थे? बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो 22 पुलिस वालों को जनता ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को जनता ने आग के हवाले कर दिया। इसे कहते हैं चोरा चोरी कांड। जब चोरा चोरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने यह कह दिया तुम लोगों ने हिंसा की है, इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को बारदौली में, यूपी में स्थान पड़ता है बच्चा कांग्रेस बारदौली, तो बारदौली में कांग्रेस का इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया और कहा कि जी अब से मैं ना असहयोग आंदोलन नहीं चलाऊंगा। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो दोस्तों ये यहां तक का पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को लाया गया था। 1 अगस्त 1920 को नागपुर के अधिवेशन होता कांग्रेस का विजय राघवाचारी जी की अध्यक्षता में पारित करवाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें 2 कार्य हुए, रचनात्मक कार्य, हिंसात्मक कार्य। रचनात्मक जो कार्य है इसमें असहयोग और बहिष्कार करने की बात की गई। हिंसात्मक कार्य जो हुआ वो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। इस वजह से गोरखपुर में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इस कारण से महात्मा गांधी ने कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया बारदौली में और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? इनके द्वारा यहां पर बंद कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है किनका? महात्मा गांधी का। तो अब इसके बाद महात्मा गांधी जो है 1922 के बाद एक अगला आंदोलन जो लेकर के आएंगे वो अगला आंदोलन का आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी विनम्रता सहित। एक होती है आज्ञा और एक होती है अवज्ञा। अवज्ञा का दोस्तों अर्थ होता है बिना आज्ञा को ना मानना, यानी कि आदेश को ना मानना। आदेश को मानना आज्ञा कहलाता है, आदेश को ना मानना अवज्ञा कहलाता है। लेकिन कैसे बात नहीं माननी? विनम्रता सहित बात को नहीं मानना। ये कब कब होगा? तो 1930 में स्टार्ट होगा, फिर 1931 में बंद हो जाएगा, फिर 1931 के लास्ट में स्टार्ट होगा, फिर 1932 में समाप्त होगा। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक सम्मेलन पढ़ना पड़ेगा। उस सम्मेलन का नाम आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये क्या है? तो भाई ब्रिटेन में एक शहर आता है उसका नाम आता है गोलमेज शहर। और ब्रिटेन के गोलमेज शहर में भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के लोग जो है वो ब्रिटेन में जाएंगे और ब्रिटेन में जाकर के जो अंग्रेज जो है हमारे साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार अत्याचार करते हैं ये बात जाकर के हमें गोलमेज सम्मेलन में जाकर के बतानी थी। कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करवाए गए थे? 3 हुए थे। किसके द्वारा आयोजित करवाए जा रहे थे? तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और उस समय भारत में जो सबसे बड़ा पद होता था उस पद का नाम था वायसराय। जैसे आज भारत का राष्ट्रपति होता है वैसे ही उस समय भारत में जो पद हुआ करता था उसका नाम था वायसराय। ये भारत के वायसराय हुआ करते थे, इनका नाम था लॉर्ड इरविन। इन दोनों ने एक बात भारत में कही कि आप लोग भारतीयों को जो जो समस्या है ना वो आकर के कहां पर सोल्यूशन कर उसका सॉल्यूशन कराओ, गोलमेज सम्मेलन में आओ और यहां पर आप अपने सॉल्यूशन को यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर इनको बुलाया गया था। 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे में, तीसरे में एकमात्र जो व्यक्ति यहां पर पहुंचते जो नेता थे उनका नाम था फिर यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे थे, तेज बहादुर सप्रू पहुंचे थे, मदन मोहन मालवीय पहुंचे थे और राजस्थान का एकमात्र राजा जो बीकानेर का राजा था जिसका नाम था गंगा सिंह वो भी यहां पर पहुंचे थे। वो खुद के खर्चे के ऊपर यहां पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो ये वो नाम ले रहा हूं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए गए थे, भारतीयों की हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी अपनी बातों को वहां कहने के लिए गए थे। इसके अलावा महिलाओं में श्रीमती एनी बिसेंट और ये जो भी है ये भी यहां पर पहुंची थी ताकि अपनी बातों को यहां पर जाके रख सके। तो इधर 1930, 31, 32 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे ये 3 गोलमेज सम्मेलन भारतीयों की हितों की रक्षा करने के लिए आयोजित करवाए जा रहे थे। इतने में गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। विनम्रता सहित बात को न मानना अवज्ञा कहलाती है। महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे मांगी थी। 11 सूत्री मांग की थी कि हमें है ना 11 सूत्री मांग को स्वीकार करो, जिसमें बहुत सारी मांगे इन्होंने मांगी थी। इन मांगों के तहत इन्होंने ये कहा था कि भारतीय जो है इनकी मांगों को स्वीकार करो, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने इनकी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक करके अंग्रेजों से सहायता मांगी या रोटी मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने रोटी के बदले में मुझे पत्थर दिए, इसलिए मैं विनम्रता
सहित अंग्रेजों की बात की अवज्ञा करता हूं। अवज्ञा क्या कहते हैं, उस समय भारतीयों को यह कानून बना रखा था कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते, तो नमक नहीं बनाने का एक कानून बना रखा था किन्होंने, अंग्रेजों ने। और किसके लिए कानून था, भारतीयों के लिए। तो गांधी क्या करते हैं कि नमक ना बनाने के कानून को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं वो देखिएगा। तो भारत में इनका जो एक आश्रम आता है उस आश्रम का नाम आता है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से इन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की, उस यात्रा का नाम आता है दांडी यात्रा। तो साबरमती से इनको दांडी जाना था। तो इसी टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हेडिंग आता है आपकी, दांडी मार्च या दांडी यात्रा। इसका अर्थ ये होता है कि ये लोग साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को एक यात्रा प्रारंभ की गई और ये पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को दांडी। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी। तो आपसे पूछेगा 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर पहुंचते हैं और कुल कितने दिनों की यात्रा थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 24 दिनों की यात्रा थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कुल यात्रा कितने वर्ग मील में थी। तो यात्रा वर्ग मील में पूछे तो 100 माफ कीजिएगा, वर्ग मील में जो आएगा वो आएगा 241 वर्ग मील की है यात्रा थी, जो इन्होंने 24 दिन के अंदर क्या की थी, पूरी की थी। 241 वर्ग मील की। प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे यहाँ पर, तो साबरमती आश्रम से जब महात्मा गांधी आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो 78 सदस्य इनके साथ थे, लेकिन लास्ट में यहाँ पर लाखों लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक महिलाएं जो भी वो भी इसमें शामिल थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक महिलाएं महात्मा गांधी के किस आंदोलन में शामिल थी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें भी दांडी यात्रा थी, इसमें शामिल थी। जैसा ही महात्मा गांधी जो है ये नमक ना बनाने का कानून दांडी पहुंच करके तोड़ते हैं, इन यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और महात्मा गांधी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। मार्शल लॉ लागू करके महात्मा गांधी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। और कौन सी जेल में डाला था, तो दिल्ली की जेल में डाला गया था। महात्मा गांधी को पकड़ा और दिल्ली की जेल में इनको डाल दिया गया। जब दिल्ली की जेल में यहाँ पर रह करके भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और बाहर से जो जनता वर्ग थी वो भी भूख हड़ताल कंटिन्यू करती रहती है। ये लॉर्ड इरविन जो है उसमें वाइसराय थे। लॉर्ड इरविन गांधी से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पे एक समझौता हो जाता है, उसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता या गांधी या इरविन के मध्य समझौता। ये जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसमें इरविन जो है ये गांधी जी से ये कहते हैं कि आप जो है इस आंदोलन को बंद कर दो। तो 1931 में गांधी ने आंदोलन को बंद कर दिया और साथ ही साथ ये कहा था कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन चले जाओ। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ। तो महात्मा गांधी जो है इनकी बात मान लेते हैं लॉर्ड इरविन की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच गए, यानी कि ब्रिटेन पहुंच गए। तो स्थान कौन सा था, लंदन। यहां पहुंचे तो अपने पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है गांधी किसका प्रतिनिधित्व करके यहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करके पहुंचे थे। तो गांधी ने कितने बार गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, केवल एक बार लिया था। कौन से गोलमेज में लिया था, 1931 वाले में लिया था। यहां पर गए, यहां पर जब जाते हैं तो एक व्यक्ति होते हैं विंस्टन चर्चिल, वो इन्हें देशद्रोही बताते हैं। एक व्यक्ति होते हैं फ्रैंक मोरिस, वो इन्हें अर्धनग्न फकीर का उपाधि देते हैं, अर्धनग्न फकीर कहकर इनका अपमान करते हैं। इस कारण से गांधी वापिस आते हैं। जब वापिस आए 1932 में तो इन्होंने यही सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया और अब की बार इनको 1932 में पुणे की जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। पुणे की जेल में जब बंद होते हैं तो इनसे मिलने के लिए यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने का जो रीजन था वो रीजन ये था कि ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ना रैमजे मैकडोनाल्ड, इसके द्वारा एक पंचाट भारत में भेजा गया था 1932 में। उस पंचाट का नाम आता है सांप्रदायिक पंचाट। इसका अर्थ ये था कि एससी और एसटी के जो लोग हैं ये अछूत है, ये छूने योग्य नहीं है। ऐसा 1932 में इन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस पंचाट में लिखा था इनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था होगी, अलग से डाक वगैरह, इनके लिए अलग से ही चुनाव प्रणाली वगैरह सब कुछ अलग होगा। ऐसा सांप्रदायिक पंचाट 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट भारत में भेजा, इसमें लिखा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये दलितों के उद्धारक कहलाते हैं, दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान कहे जाते हैं। एससी एसटी समाज के भगवान इनको माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने के पुणे की जेल में जाते हैं, जिसे बोलते हैं पुणे समझौता या पुणे पैक्ट। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, तब गांधी के अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के एक
एक विशाल आंदोलन करते हैं। किसके विरोध में आंदोलन करते हैं? सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में आंदोलन होता है। और इस आंदोलन में कौन जीतते हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत जाते हैं और यह सांप्रदायिक पंचाट बाद में रद्द हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का उद्धारक, दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 के लास्ट में आकर के गांधी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया है और वो जो आंदोलन चला है वो है आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1940 में। देखो आपको मैंने बताया है कि दो विश्व युद्ध हुए थे, एक तो प्रथम विश्व युद्ध और एक आया था दूसरा विश्व युद्ध। जो सेकंड जो वर्ल्ड वार है वो समय आ चुका है अब की बार। 1939 से लेकर के 1945 तक का जो समय था ये दूसरा विश्व युद्ध था। अब की बार महात्मा गांधी को पता चल चुका है कि भारतीय लोग जो है ना वो अंग्रेजों की सहायता करते हैं और हमारे साथ ही अंग्रेज दुर्व्यवहार करते हैं, तो अंग्रेजों की सहायता ना करें। और जबरदस्ती अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को रात में आते ट्रक में भरकर ले जाते थे और सीधा उनको बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा कर देते थे। वहां मरो या मारो ये दो स्थिति हुआ करती थी। तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरे विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीयों को भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जबरन भारतीयों को भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस कारण से गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा किस वजह से, किस रीजन से चलाया था। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन अपने पेपर में पूछा जाता है वो आता है यहाँ पर इन्होंने अपने 3 सत्याग्रही बनाए थे। तो क्वेश्चन पूछता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे, सेकंड सत्याग्रही कौन थे और फिर पूछता है थर्ड सत्याग्रही कौन थे। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर 3 सत्याग्रही बनाए गए थे इस आंदोलन के दौरान। प्रथम जो सत्याग्रही बने थे उनका नाम है विनोबा भावे जो है ये प्रथम सत्याग्रही थे इस आंदोलन के। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो उनका नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे सत्याग्रही हुआ करते थे। और बच्चा तीसरे जो सत्याग्रही आते हैं उनका नाम है ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो इतना आपको क्वेश्चन पूछता है सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से। उसके बाद महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन आता है, वो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत को आजाद करो अंग्रेजों। ये महात्मा गांधी का एक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। ये आंदोलन 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर 8 अगस्त को तो है वर्धा महाराष्ट्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है यह भारत छोड़ो आंदोलन कहां पर पारित हुआ था। जैसे असहयोग आंदोलन का मैंने बताया था नागपुर में विजय राघवाचारी जी की अध्यक्षता में पारित हुआ था, वैसे ही यह कहां पर कब पारित होगा? तो यह 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को पारित हुआ, 9 अगस्त को लागू हो गया था और कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको याद होगा 1940 से लेकर के 1945 तक भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। और सबसे लंबे समय तक एज ए अध्यक्ष के रूप में भी किसने काम किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। पहली बार 1923 में अध्यक्ष बने थे जब केवल उनकी उम्र जो थी 23 साल की थी। तो इस प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आजाद पॉइंट है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो, या तो हमारे देश को आजाद करो या हमारे देशवासियों के हाथों तुम क्या करो? मरो। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान दिया। यानी जो हमेशा से अहिंसा कार्य कर रहे थे, अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर हिंसात्मक रूप धारण करने के लिए जनता को आह्वान किया। इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, इसलिए इसे नेतृविहीन आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। इसका कोई नेता नहीं था, नेतृत्वहीन था, और लेकिन भारतीय जनता ने बखूबी इस आंदोलन को किया और बाद में यहाँ महात्मा गांधी के इस आंदोलन का खूब ही ज्यादा प्रभाव भी पड़ा और अंग्रेज भी यहाँ से डर करके भागना प्रारंभ कर देते हैं। इतने में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी एक नई रणनीति अपना लेते हैं। हिटलर जो
जर्मनी का राजा है वहाँ, जापान का एक राजा था, जापान में राष्ट्रपति, इटली के, इन तीनों से मिलकर के जहाँ पर उन्होंने सिंगापुर में एक नई एक संस्था बना ली थी, एक सैनिक टुकड़ी बना ली थी जिसका नाम था INA, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि भारतीय आजाद हिंद फौज। ये जो INA बनी थी उसने अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बाद में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है सुभाष चंद्र बोस का, उसको अपन लेकर के किसी अलग से वीडियो में उनको बात करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था। इनको जेल में डाला गया था, सर आगा खां पैलेस में कैद कर दिया था, सर आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था महात्मा गांधी को और उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा बाई को, इनको यहाँ पर जेल में डाल दिया गया था, यानी कैद कर दिया था। पुणे में, ये पुणे जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो है ये महल था सर आगा खां पैलेस। उसके बाद कस्तूरबा बाई की यहाँ पर जो है गांधी की जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तबीयत बिगड़ने से, और बाद में महात्मा गांधी को इस आंदोलन से रिहा कर दिया जाता है। अब आते हैं सीधी इनकी मृत्यु वाली घटना को लेकर के। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को देश जो है बच्चा, हमारे देश में एक भयंकर रूप से दंगे होने लग गए थे। रीजन ये था भारत और पाकिस्तान के बीच में दरारें पड़ना, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े होना। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, विभाजन होता है, उस समय यहाँ के जो लोग थे उन लोगों में एक तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति होना। इस रीजन से बच्चा महात्मा गांधी छोटे छोटे जगह पर भूख हड़ताल करना स्टार्ट करते हैं, आंदोलन को रोकते हैं, और इनके आंदोलन करने से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे, दंगे रुक भी रहे थे। तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिड़ला हाउस है, और इस दिल्ली में बिड़ला हाउस में यहाँ पर एक प्रार्थना सभा, जब प्रार्थना सभा के दौरान शाम को 5:15 बजे जो है नाथूराम गोडसे, जो महाराष्ट्र का एक पारसी समुदाय का था, उसके द्वारा यहाँ पर इनकी क्या कर दी जाती है, गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। और 30 जनवरी को आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी दिवस के रूप में तो मनाया जाता है। सो भगत सिंह का दिवस के 23 मार्च, और शहीद दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च मनाया जाता है। ये थे महात्मा गांधी और उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, जिनको हमने इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। यदि आप क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।